तो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल को रख दिया गया है और उसके बिहेवियर का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, तो क्या क्या न्यूमेरिकली हम लोग रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं डाइपोल के बारे में, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला चीज कि अगर डाइपोल अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहला काम हम क्या किए कि इसको एकदम हल्का सा एंगल थीटा से डाइपोल मोमेंट वेक्टर को घुमा दिए। डाइपोल हैज बीन रोटेटेड by a very small angle theta। ठीक है, अब क्या होगा? जब डाइपोल को थीटा से आप घुमा दिया, अब क्या होगा? डाइपोल पे टॉर्क लगने लगेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, टॉर्क इस तरह से लगेगा कि थीटा का वैल्यू घटे, तो टॉर्क का वैल्यू साइन के साथ क्या लिखना चाहिए? टॉर्क एक्टिंग अपॉन डाइपोल एट द गिवन पोजीशन कैन बी रिटन एज माइनस पीई साइन थीटा, वेयर माइनस रिप्रेजेंट्स द सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर टॉर्क इस तरह से लगता कि थीटा का वैल्यू बढ़ता तो तब हम प्लस लिखते, लेकिन टॉर्क इस तरह से लग रहा है कि थीटा का वैल्यू घटेगा, तो साइन के साथ लिखे हैं। अच्छा, लेकिन आप क्या बोले हैं कि एंगल थीटा बहुत स्मॉल है, तो हम टॉर्क को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? माइनस पीई थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, अब मान लीजिए इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है? I है। मतलब मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो तब तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क बराबर क्या होता है? I अल्फा। तो I अल्फा किसके बराबर है? ऑलमोस्ट माइनस पीई थीटा। तो यहां से आप क्या प्रूफ कर दिए कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया? माइनस पीई थीटा बाई आई, यानी माइनस पीई बाई आई थीटा। साफ साफ दिख रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा is proportional to थीटा। ठीक है, इस तरह का रिलेशन से क्या दिखता है कि पक्का जो मोशन होने वाला है वो कैसा मोशन होगा? SHM। आप यहां से भी देख सकते हैं, जो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, टॉर्क, वो टॉर्क बराबर माइनस समथिंग इनटू थीटा है ना। जब कभी टॉर्क का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आने लगे तो तब मोशन कैसा होता है? एंगुलर SHM। ठीक है, मतलब ये डाइपोल ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ये थोड़ा सा देखिए, यहां दिखाते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डाइपोल, ये घूमते हुए नीचे आएगा और फिर अलाइंड होगा पहले, लेकिन जब तक अलाइंड होगा तब तक अच्छा खासा क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। उस एंगुलर वेलोसिटी के दम पे ये डाइपोल और भी नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह से, और फिर कहीं जाके रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा,
फिर ऐसे इस तरह से ये कहानी चलता रहेगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा, मोशन जो है और साथ में माइनस साइन है, तो मोशन जो होने वाला है कैसा होगा, रिजल्टिंग मोशन will be angular SHM, ठीक है। ये समझने वाली बात है, थोड़ा डेप्थ में दिखाते हैं थोड़ा सा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डाइपोल, ठीक है। इस पे लगने वाला टॉर्क जो है, इस पे लगने वाला टॉर्क इसको इधर लाना चाहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये डाइपोल इस तरह से अलाइंड होगा, इस वक्त डाइपोल के पास सफिशिएंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको आप ओमेगा भी बोल सकते हैं। अब इस एंगुलर वेलोसिटी के दम पे जो यहां पे है, इस एंगुलर वेलोसिटी के दम पे वो नीचे जाने लगेगा, नीचे। लेकिन जैसे ही नीचे गया तो P का वेक्टर इधर हो गया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर है ये। तो अब P पे ऐसा टॉर्क लगेगा जो चाहेगा कि P जो है किससे अलाइन हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मतलब जैसे ही डाइपोल मोमेंट का वेक्टर नीचे की ओर आएगा, डाइपोल मोमेंट पे टॉर्क जो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगने लगेगा। तो मतलब एक समय आएगा कि जब ये डाइपोल मोमेंट का एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा नीचे आते आते, और फिर रुकेगा, और फिर टॉर्क की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क की वजह से ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर ऊपर जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर अलाइन होगा तो अच्छा खासा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, इस एंगुलर वेलोसिटी के दम पे फिर ऊपर तक चला जाएगा कहीं पे, और ये कहानी इस तरह से रिपीट होता रहेगा। मतलब पीरियोडिक मोशन होगा, और इस रिलेशन से साफ दिख रहा है कि SHM होगा, ठीक है। तो SHM होगा तो टाइम पीरियड भी होना चाहिए। SHM का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बताइए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस रिलेशन से कैसे निकालेंगे, अल्फा बराबर माइनस PE बाई I थीटा है। यही जो टर्म है ना, ये क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो तब तो उस लॉजिक से टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा, 2 पाई बाई रूट ऑफ PE बाई I। मतलब डाइपोल मोमेंट को पूरा एक चक्कर का मतलब क्या होता है कि अगर वो ऐसा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो डाइपोल मोमेंट का एक चक्कर का मतलब क्या होता है, जिस अवस्था से चला था उसी अवस्था में चले जाना। मतलब ऐसे आना, फिर यहां से यहां आना, फिर यहां से यहां जाना, और यहां से यहां जाना। ये पूरा कंप्लीट चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और वो कितना आएगा, 2 पाई, वहां से देखिए अंडर रूट ऑफ I बाई PE। तो टाइम पीरियड ऑफ SHM आप निकाल लिए, ठीक है। आप इनफैक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी निकाल लिए एज अ फंक्शन ऑफ एंगल रोटेटेड, ये भी हो गया। ये सारा चीज आपको दिख रहा है। तो आपने क्या दिखाया कि अगर डाइपोल मोमेंट बहुत छोटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और उसके बाद उस डाइपोल मोमेंट को छोड़ दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, मोशन कैसा होगा, SHM होगा। कौन सा वाला SHM, एंगुलर SHM। एंगुलर SHM मतलब जहां पे एंगल पीरियोडिकली समय के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेट अस से डाइपोल मोमेंट एट t इक्वल टू 0 कुछ थीटा नॉट एंगल बनाए हुए है, और थीटा नॉट जो है काफी छोटा है, मतलब टेंडिंग टू 0 है,
जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो, काफी छोटा है, ठीक है। ये P रहा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और t बराबर जीरो पे ऑब्जर्वर ऐसा देखा, और लेटस से इस वक्त डाइपोल मोमेंट के साथ का जो एंगुलर वेलोसिटी है डाइपोल मोमेंट का, उसको कुछ नाम दे देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, ओमेगा नॉट। लेटस से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डाइपोल मोमेंट एट t इक्वल टू 0 ओमेगा नॉट है, उस समय का उसका एंगल थीटा नॉट है, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ द डाइपोल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि हर समय डाइपोल का ये जो एंगल होगा क्या क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये चाहिए मुझे। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक ये एंगल जिसको हम डील कर रहे हैं वो छोटा रहेगा, तब तक ये डाइपोल का जो मोशन होगा वो SHM होगा। और SHM वाला चीज हम जानते हैं कि कैसे लिखते हैं SHM। SHM का मोस्ट इक्वेशन जो है कैसे लिखते हैं, एंगल थीटा माइनस मीन पोजीशन, एंगुलर मीन पोजीशन ऑफ द डाइपोल बराबर एम्पलीट्यूड थीटा ए लिखिए। थीटा ए मतलब होता है लार्जेस्ट थीटा जो डाइपोल घूम सकता है, टू साइन एक ओमेगा। ये जो कैपिटल ओमेगा है ये हम जानबूझ के ओमेगा कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम लिखे हैं कैपिटल ओमेगा। यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो पिछले एक्सप्रेशन में स्मॉल ओमेगा का काम किया था वही अभी कैपिटल ओमेगा है। कैपिटल ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या लिखेंगे, थीटा माइनस थीटा मीन बराबर एंगुलर एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां की फाई जो होता है इनिशियल फेज होता है, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन है एंगुलर SHM का। अब सारा वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। पहला चीज कि इस डाइपोल का मीन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, कि जब ये P और E अलाइंड होगा तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी मीन पोजीशन ऑफ थीटा क्या होगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। कितना बोलिए, थीटा बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा टू साइन, ये हुआ एंगुलर पोजीशन ऑफ डाइपोल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। t बराबर 0 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होगा, d थीटा बाई dt। ये कितना आएगा, थीटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो t बराबर 0 रखिए, पुट t बराबर 0, तब क्या होगा, t बराबर 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितना था डाइपोल का, ओमेगा नॉट। और यहां क्या होगा, थीटा ए इंटू कैपिटल ओमेगा इंटू कॉस फाइव। कैपिटल ओमेगा जो था ना वो एक्चुअल में क्या था, याद है अल्फा का एक्सप्रेशन, माइनस पीई बाई आई थीटा। यही जो टर्म था ये कैपिटल ओमेगा का स्क्वायर था। पिछला बार हम इसी को क्या माने थे, ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इस बार हम नहीं मान रहे हैं स्मॉल ओमेगा, क्योंकि इस बार हम स्मॉल ओमेगा सिंबल जो है एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज कर लिए हैं, ठीक है। अब बताइए, ये एक एक्सप्रेशन है, एक और एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, t बराबर 0 पे डाइपोल का पोजीशन क्या है, थीटा नॉट। तो इस रिलेशन में t बराबर 0 डालिए तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा नॉट बराबर थीटा ए साइन फाइव। तो ये रहा शॉर्ट में निचोड़ कि आपको
ये दो रिलेशन मिला है। तो हमने क्या किया कि एंगुलर एसएचएम करता हुआ डाइपोल का एंगल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखने का कोशिश किया। ठीक है, शुरुआत यहां से हुआ, फिर क्या किए, फिर यहां आए, उसके बाद क्या किए, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किए तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा जो मिला। लेकिन मुझे सारा इंफॉर्मेशन टाइम t इक्वल टू 0 का पता है, तो t बराबर 0 पे एंगल का पोजीशन थीटा नॉट है, तो यहाँ थीटा नॉट रख देंगे और यहाँ t बराबर 0 रख देंगे। तो ये देखिए क्या मिला, थीटा नॉट बराबर थीटा ए साइन फाई, ये रहा। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका, एंगुलर वेलोसिटी ये इनिशियल कितना है, ओमेगा नॉट, तो हम यहां ओमेगा नॉट रख देंगे और यहां t बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए मिला, ये एक्सप्रेशन मिला। मतलब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है और इसमें अननोन क्या क्या है, फाई और थीटा ए। थीटा ए क्या है, थीटा ए क्या है, ये थीटा ए है क्या, जो मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन होगा डाइपोल का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम एंगल तक घूम के डाइपोल जाएगा, उसी को यहां थीटा ए बोले हैं। ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये जो लास्ट का ये दो गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। डिवाइड इक्वेशन डी with equation C, dividing equation D by equation C क्या हो जाएगा, थीटा नॉट बाई ओमेगा नॉट बराबर कैपिटल tan फाई बाई कैपिटल ओमेगा। मेरे लिए अननोन क्या है, tan फाई, तो tan फाई क्या हो जाएगा, थीटा नॉट कैपिटल ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। अच्छा, कैपिटल ओमेगा का स्क्वायर क्या था, पीई बाई आई, कैपिटल आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ये वैल्यू रखा जाए, थीटा नॉट बाई ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ पीई बाई कैपिटल आई। तो सीधे सीधे बोलिए ना, फाई बराबर tan इनवर्स थीटा नॉट बाई ओमेगा नॉट अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई। तो आपको फाई मिल गया, फाई मिल गया। तो एकमात्र अननोन क्या है, थीटा ए। तो भैया थीटा ए भी तो मिल ही जाएगा ना, चूंकि tan फाई मिल गया है तो साइन फाई भी मिल जाएगा, और साइन फाई मिल गया है तो थीटा ए भी मिल ही जाएगा। तो इट्स योर जॉब, इट्स योर असाइनमेंट टू फाइंड थीटा ए। ये आपका काम है, मैंने एक काम करके सॉल्व करके दिखा दिया। tan फाई आ गया तो आप साइन फाई निकाल लीजिएगा, साइन फाई निकल जाएगा तो आपको थीटा ए मिल जाएगा। तो ये आपका काम है, ये आपका होम असाइनमेंट है कि आप थीटा ए निकालिए। ठीक है, निकाले को तो हम भी निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इस डाइपोल को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं देता, यानी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं देता, थीटा नॉट पे लाके छोड़ देता, तब एनालिसिस में क्या अंतर पड़ता वो देखिए। तब t बराबर 0 इस एक्सप्रेशन में रखिएगा ना, इस एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा,
t बराबर 0 पे आप बोल रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी नहीं देना है, तो तब ये 0 हो जाएगा। यहाँ t बराबर 0 रखिए, तो क्या रिलेशन मिला, थीटा ए कैपिटल ओमेगा cos फाई बराबर 0। ऑफ कोर्स इससे क्या पता चला कि cos फाई 0 होगा, इसका मतलब फाई क्या होगा, या तो प्लस माइनस पाई बाई 2। अच्छा, एक और चीज, यहां पे t बराबर 0 डालिए तो क्या आएगा, थीटा नॉट बराबर थीटा ए साइन फाई। ये सारा एनालिसिस कब चल रहा है, जब इनिशियली हम डाइपोल को कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं देंगे और t बराबर 0 पे वो थीटा नॉट पोजीशन पे है। तो देखिए, अगर हम फाई का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखेंगे ना, तो थीटा ए जो है कितना आ जाएगा, माइनस थीटा नॉट, जो कि पॉसिबल नहीं है। थीटा ए जो होता है ये तो एक एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब कि मैक्सिमम कितना थीटा तक जा सकता है डाइपोल घूम के, तो एम्पलीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब फाई बराबर माइनस पाई बाई 2 जो है सॉल्यूशन, ये डिस्कार्ड कर देंगे। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, फाई बराबर पाई बाई 2। फाई बराबर पाई बाई 2 रखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, थीटा नॉट बराबर थीटा ए साइन पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट थीटा ए बराबर थीटा नॉट, मतलब ये जो थीटा ए है ये थीटा नॉट हो गया है। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या है आपका, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसी को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी। यानी एंगल ऑफ द डाइपोल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हैज बीन एक्सप्रेस्ड हियर provided initial angular velocity of the dipole is 0 and initial position of the dipole is theta naught, तब angular position as a function of time का ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये थीटा नॉट मैक्सिमम एंगल है जो घूम सकता है, जो वैल्यू ले सकता है डाइपोल एंगल का। ठीक है, ये सिचुएशन है। और इससे क्या क्या एनालाइज किया जा सकता है, और भी थोड़ा मोड़ा एनालिसिस किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज यहां देखिए, यहां मैंने थीटा का एक्सप्रेशन जब लिखा है तो साइन के अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल ओमेगा यूज कर लिया है। मुझे स्मॉल ओमेगा यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि कैपिटल ओमेगा सिंबल यूज करना चाहिए। यहाँ पे भी कैपिटल ओमेगा, और कैपिटल ओमेगा था क्या, अंडर रूट ऑफ पीई बाई आई। ये कैपिटल ओमेगा हमने क्यों यूज किया था, कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि स्मॉल ओमेगा हम लोग कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था इनिशियल डाइपोल का पोजीशन एट t इक्वल टू 0, और एंगल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया, थीटा नॉट कॉस कैपिटल ओमेगा t, वेयर कैपिटल ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ pe बाई आई। आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे डाइपोल का एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
उसके लिए हम स्मॉल ओमेगा सिंबल यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितना निकल के आएगा, थीटा इंटू कैपिटल ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, यानी शॉर्ट में एंगुलर वेलोसिटी कितना आया, माइनस ओमेगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज कैपिटल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या लग रहा है कि थीटा और ओमेगा में एक रिलेशन है कि नहीं है, है। थीटा, ध्यान दीजिए, थीटा बाई थीटा नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई कैपिटल ओमेगा थीटा नॉट का स्क्वायर बराबर 1 है। ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर है, वेयर ओमेगा इज कैपिटल ओमेगा, प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई दिस टर्म विल गिव यू साइन कैपिटल ओमेगा टी और उसका स्क्वायर, तो यानी शॉर्ट में बोलिए ना, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही ना होता है। अच्छा, तो थीटा का स्क्वायर बाई थीटा नॉट स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई कैपिटल ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट थीटा का स्क्वायर बराबर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल ओमेगा स्क्वायर बाई कैपिटल ओमेगा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल ओमेगा स्क्वायर बाई कैपिटल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका थीटा और ओमेगा के बीच का रिलेशन निकल के आया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई कैपिटल ओमेगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब ध्यान दीजिए क्या क्या किया, थीटा को लिख लिए, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट किए, तो क्या आया, माइनस कैपिटल ओमेगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या किए, दोनों में रिलेशनशिप देखे, तो थीटा बाई थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी होता है, थीटा बाई थीटा नॉट उसका स्क्वायर प्लस ओमेगा बाई कैपिटल ओमेगा थीटा नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो दोनों का स्क्वायर का समान होना चाहिए। उसका तो सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस है, फिर उसके आगे तो ये इस तरह का एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पार्ट, और भी एनालिसिस अभी करना बाकी है। अब देखिए कि ये जो रिलेशन है, ये इससे आप एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए, ओमेगा स्क्वायर बाई कैपिटल ओमेगा स्क्वायर उसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए और थीटा स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजिए, ये कितना आया, थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल ओमेगा बराबर कैपिटल ओमेगा इंटू रूट ऑफ थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, किसका, डाइपोल का। ठीक है, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एंगुलर पोजीशन थीटा
एट एनी जनरल टाइम टी। ये वाला एक्सप्रेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन एसएचएम, लीनियर एसएचएम में भी था। जब आप वेलोसिटी बराबर ओमेगा के बदले वेलोसिटी लिखा करते थे, इसके बदले एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा करते थे, वो ये वाला, और अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस थीटा के बदले क्या होगा, पोजीशन का स्क्वायर। बिल्कुल इसी टाइप का एक्सप्रेशन ये है। एक्चुअल में एसएचएम जो है, एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम, उसमें बहुत सारा पार्ट एकदम सिमिलर है, वही सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जरूरी तो नहीं कि ऑलवेज ये थीटा नॉट काफी छोटा हो। अगर ये थीटा नॉट छोटा नहीं रहा तब क्या करना होगा, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि इफ थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल। अगर थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका, डाइपोल का। तो हम कह रहे हैं कि ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा बड़ा है। तो हम तो जानते हैं ना, टॉर्क क्या लगता था, माइनस पीई साइन थीटा। साइन के साथ माइनस क्यों, क्योंकि टॉर्क का सेंस ये है, ऐसा सेंस है जिससे थीटा घटेगा, तो माइनस पीई साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, तो आई अल्फा कितना हो गया, माइनस पीई साइन थीटा। अल्फा क्या होता है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसका, डाइपोल का। तो कितना होगा, माइनस पीई साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा डी ओमेगा बराबर माइनस पीई बाई आई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कीजिए, तो ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, ठीक है, बराबर माइनस पीई बाई आई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसको थीटा नॉट से रिलीज किए थे, तो मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनली कुछ ओमेगा होगा। इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट है, फाइनली कुछ थीटा होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा। इंटीग्रेशन हो गया कॉस थीटा, थीटा नॉट से लेके थीटा तक, वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 बाई आई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। ये एक्सप्रेशन हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यही ना हुआ, एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। है ना। अब ध्यान दीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ 2 बाई आई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। ये एकदम जनरल एक्सप्रेशन चल रहा है, टाइम को उधर भेज दीजिए, बाकी को इधर ले आइए। तो डी थीटा बाई अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट बराबर रूट ऑफ 2 बाई आई dt।
दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, 0 से टाइम t, और यहां पे क्या करेंगे, कहां से एंगल शुरू हुआ है, थीटा नॉट से कोई जनरल थीटा। देखिए मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद था ये बताना कि ये जो एक्सप्रेशन है यहां तक देख के आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि आप अगर ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे तो थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब यू नीड नॉट गो बियॉन्ड दिस स्टेप। बस मैं आपको ये दिखाया हूं कि इवन इन जनरल केस में भी जब थीटा इज लार्ज देन ऑल्सो थीटा कैन बी expressed as a function of time t। ये बताने का कोशिश मैंने किया है कि एंगल अगर लार्ज भी हो ना, बहुत छोटा नहीं हो, तब भी हम एंगल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके आगे इसलिए हम लोग प्रोसीड करते नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट पर हम अपना फोकस केंद्रित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है एंटी पैरेलल सेंस में, तो ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल है। अगर इस डाइपोल को हल्का सा भी डिस्टर्ब कर देंगे, हल्का सा भी, किस सेंस में, इस सेंस में, मतलब हल्का सा ऐसे ऊपर उठा दीजिए, हल्का सा, जैसे ही ऊपर उठाइएगा इस डाइपोल को जैसे ही थोड़ा ऊपर उठाइएगा तो इस पे टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा और ऐसे घूमना चाहेगा। डाइपोल विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चर्चा हो चुका है। तो मेरा कहना है कि डाइपोल को यदि हम हल्का डिस्टर्ब कर देंगे तो ऑफ कोर्स ये डाइपोल घूम के ऐसे बनना चाहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी of dipole achieved by it by the moment, किस समय, by the moment vector p becomes parallel to vector e। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा डाइपोल का, जब डाइपोल अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। और इनिशियल सिचुएशन तो हम आपको दे ही दिए हैं कि वो एंटी पैरेलल अवस्था में है और हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिए, ये सिचुएशन था। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, तो एक इंफॉर्मेशन तो हम आपको दे दें कि डाइपोल मोमेंट का, जो डाइपोल जो है ये डाइपोल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाइपोल का आई है। तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए क्या कहता है, जो इनिशियल पोजीशन है डाइपोल का, उस वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखिए।
तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यही स्टेटमेंट है ना कि सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये कब तक वैलिड है? जब तक सिस्टम पे बाहर से कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो भैया यहाँ कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डाइपोल पे वर्क कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दिए हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम सेफ साइड में हैं, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि कोई कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा यहाँ पे फोर्स लग नहीं रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए ना क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? माइनस पी डॉट ई, खोलिए, माइनस पी ई कॉस थीटा। इनिशियली डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बना रहा है ना, ये रहा डाइपोल मोमेंट वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल है? पाई। तो थीटा का वैल्यू पाई रखिए तो क्या हो गया? माइनस पीई इंटू माइनस 1, तो पीई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया पीई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो फाइनली होगा क्या? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो रहा है, तो इस केस में फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा? माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू अब क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 0 होगा, तो सीधे हो गया माइनस पीई। तो मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया इस अवस्था में वो हो गया माइनस पीई प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, क्योंकि जब इधर से घूमता हुआ ऐसे आएगा तो अच्छा खासा एंगुलर वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। दिस इंप्लाइज दैट 2pe बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लेकिन जब डाइपोल इस तरह से घूम के यहाँ आएगा तो अच्छा खासा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा 2pe ये वाला बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा? हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल कैपिटल आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इससे ओमेगा क्या निकल गया? 4pe बाई आई का रूट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करने भी आना चाहिए, हम ये बताना चाह रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके प्रेजेंस में अगर डाइपोल रख दिया जाए तो उस डाइपोल का क्या बिहेवियर होगा और उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? तो देखिए फॉर एग्जांपल एक डाइपोल को ऐसे रख दिए, तो ऑफ कोर्स इस डाइपोल पे यहां पे इधर फोर्स लगेगा। थोड़ा सा कम करके दिखाइए, और ये जो फोर्स लग रहा है ये प्लस चार्ज पे लग रहा है और माइनस चार्ज, देखिए माइनस चार्ज जहां पे है वहां पे थोड़ा सा फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा माइनस पे। तो कुछ ऐसे दिखा दीजिए उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोले क्यू ई प्लस, जो एनालिसिस पहले कर चुके हैं, इसको बोले क्यू ई माइनस। तो नेट फोर्स अगर दिखाइएगा तो ऑफ कोर्स नॉन जीरो है, सीधे सीधे बोलिए ना, नेट फोर्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब है कि डाइपोल जो है क्या करेगा? विल एक्सिलरेट, डाइपोल में एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, किधर होगा? तो डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स एग्जैक्टली किधर लग रहा है।
तो नेट फोर्स को थोड़ा अगर दिखाने की कोशिश कीजिएगा ना, तो ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे। इस फोर्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कीजिए यहाँ पे, ताकि आप वेक्टर समेशन कर सकें। ये दोनों फोर्सेस लग रहा है डाइपोल पे, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इसका रिजल्टेंट ये क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल, ठीक है। यही रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि डाइपोल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अभी हमको इससे मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, मुझे इससे मतलब है कि डाइपोल एक्सेलरेट तो कर ही रहा है, मतलब कि डाइपोल का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना जगह बदलते रहेगा एक्सेलरेट होते हुए। साथ में डाइपोल का जो वेक्टर है उस पर ध्यान दीजिए। डाइपोल का जो वेक्टर है ये और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताते हैं ताकि आपको आराम से दिखे चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, तो यानी डाइपोल पे टॉर्क भी लग रहा है। टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E। तो चूंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलाइंड नहीं है, तो उस पे टॉर्क भी लग रहा है। तो शॉर्ट में कहिए ना, डाइपोल पे फोर्स भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है। मतलब डाइपोल समय समय पे अपना सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी चेंज करेगा एक्सेलरेट करते हुए, और साथ में डाइपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता भी रहेगा। सिंस नेट force is not equal to 0, this implies that center of mass will accelerate, and since net torque is not equal to 0, dipole will rotate about center of mass with वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों चीजें अब साफ दिख रहा है। मतलब डाइपोल घूमता भी रहेगा, साथ में एक्सेलरेट करता हुआ आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन में आप एक इक्वेशन या फिर आप एक रिलेशन ऑलवेज यूज कर सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड कैसा है? कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखिएगा? माइनस पी डॉट ई इनिशियल के लिए, इनिशियल बोल दीजिए ऐसे, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी किसी भी समय का काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कैसे कैसे लिखिएगा? हाफ एम इज द टोटल मास ऑफ डाइपोल, वी सी एम का स्क्वायर सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। कब का? इनिशियल प्लस हाफ इंटू ICM इंटू इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर बराबर किसी भी फाइनल लोकेशन पे माइनस पी डॉट ई फाइनल प्लस हाफ इंटू एम इंटू VCM का स्क्वायर। कौन सा VCM? फाइनल, प्लस हाफ इंटू ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू फाइनल ओमेगा का स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किसको आप इनिशियल पोजीशन बोले हैं और किसको फाइनल पोजीशन बोले हैं, उसके हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखिएगा। और ये रिलेशन आपको मिला फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह का आप बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप इनिशियल पोजीशन कहां, किस पोजीशन को आप अज्यूम किया और फाइनल पोजीशन किस पोजीशन को अज्यूम किए हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज रखिएगा। अगर आप उस समय इनिशियल माने हैं जिस समय ये डाइपोल रेस्ट पे था, तो तब VCM का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिएगा और ओमेगा का वैल्यू भी 0 रख दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एनालिसिस, योर सिचुएशन कि डाइपोल आप कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिएगा। तो ये एक रिलेशन काम का है, ठीक है। देखिए डाइपोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही बार डेप्थ में जाइए, हर चीज को लिखिए, जितने चीजें डिराइव हुई है बोर्ड पे उसको आप अपने नोटबुक पे खुद से रिकॉल करके डिराइव करने का कोशिश कीजिए। अगले क्लास में भी जो फर्स्ट आवर होगा उस पे हमको लग रहा है कि डाइपोल का कंक्लूडिंग पार्ट्स होगा। द नेक्स्ट क्लास विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द डाइपोल, ठीक है, वो पूरा समाप्त होगा। मुझे लग रहा है कि 40 से 50 मिनट लगेगा नेक्स्ट क्लास में डाइपोल वाले चैप्टर को क्लोज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ही क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपका कंडक्टर्स का प्रॉपर्टीज शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जितना हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, न्यूमेरिकली सोचिए, डायग्राम बना के भी एनालाइज कीजिए। आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।